इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओमान में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारों के बीच अपना भाषण शुरू किया। ओमान में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं मेरे सामने एक मिनी इंडिया देख रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ओमान में रहने वाले भारतीय अक्सर भारत आते रहते हैं और आप भारत की हर एक घटना से अपडेट रहते हैं। आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारा भारत कैसे प्रगति की नई गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की गति हमारे इरादों में दिख रही है, हमारे प्रदर्शन में नजर आती है। कुछ दिनों पहले ही आर्थिक विकास के आंकड़े भी आए और आपको पता होगा कि भारत की विकास दर 8% से भी अधिक रही है। यानी भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है और ये तब हुआ जब पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी हुई है। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। वाले भारतीय अक्सर भारत आते जाते रहते हैं। आप भारत की हर घटना से अपडेट रहते हैं, सिर्फ फिल्में नहीं, मूवी नहीं। आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारा भारत कैसे प्रगति की नई गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की गति हमारे इरादों में दिख रही है, हमारी परफॉर्मेंस में नजर आती है। कुछ दिन पहले ही इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े आए हैं और आपको पता होगा भारत की ग्रोथ 8% से भी अधिक रही है। यानी भारत लगातार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है और ये तब हुआ है जब पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कुछ ही % ग्रोथ अचीव करने के लिए तरस गई है, तरस। लेकिन भारत लगातार हाई ग्रोथ के पथ पे चल रहा है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य आज क्या है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। संसद में आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों के हंगामे पर नाराजगी का इजहार किया है। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर हुई विस्तृत चर्चा का जवाब देते समय शिवराज ने कहा कि विपक्षी दलों का हंगामा महात्मा गांधी का अपमान करना है। उन्होंने कहा कि बापू का अपमान कर रही है विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने न तो गांधी को गांधी से चुराने का पाप किया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा से वीबी जी राम जी विधेयक पारित हो गया है और ओम बिरला ने कार्रवाई स्थगित कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने इतनी विशाल धनराशि से एक तरफ रोजगार के काम बेहतर हो और रोजगार मिले, ज्यादा रोजगार मिले, इसका प्रावधान करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ इस विशाल धनराशि का उपयोग संपूर्ण विकसित गांव बनाने में किया जाए। संपूर्ण विकसित गांव, ये मोदी सरकार का लक्ष्य रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित मनरेगा की योजना में ये नाम की बात करते हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं
और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को भी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं, इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की, आदर्श गांव की। आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूं, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं, वो संकल्प, सपना और संकल्प है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दिल्ली से है, जहां विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मनरेगा का नाम बदलने के फैसले का विरोध किया। नए नाम के तहत इसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण कहा जाएगा। सांसदों का कहना है कि इस बदलाव से जनता के अधिकारों और मूल उद्देश्य पर असर पड़ेगा। उन्होंने संसद परिसर में जमकर प्रदर्शन किया, सरकार के निर्णय के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही और सांसदों ने जोर देकर कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का यह प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। इस दौरान सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेता जो है वो मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने और सदन की कार्यवाही पर सहयोग बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, उमाशंकर सिंह, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कांग्रेस विधायक आराधना मोना, सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के संजय निषाद भी शामिल रहे। आपको बता दें, सभी दलों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की गई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सत्ता और विपक्ष दोनों के नेता जो है वो मौजूद रहे। शीतकालीन सत्र को लेकर ये चर्चा हुई, ये बैठक हुई। इसके साथ ही सदन को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, इस पूरे सर्वदलीय बैठक में इसी मुद्दे पर जोर दिया गया। तो आपको बता दें, आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन जो है वो लखनऊ में किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। इसके साथ ही आपको बता दें, सभी विपक्षी पार्टियों से ये जोर देकर कहा गया कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर ये पूरा सर्वदलीय जो बैठक है वो किया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुआ। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक माना जा रहा है, क्योंकि शीतकालीन सत्र को लेकर इसमें चर्चा की गई। किन किन मुद्दों पर शीतकालीन सत्र में बातचीत की जाएगी, किन विषयों पर चर्चा की जाएगी, इन सभी मुद्दों को लेकर आज सर्वदलीय बैठक जो है वो लखनऊ में आयोजित की गई। तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये बैठक। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी के नेता जो है इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सुरेश खन्ना जो है वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बता दें, विपक्ष पार्टी के माता प्रसाद पांडे जो विपक्ष के नेता हैं वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा राजभर और कई बड़े नेता जो हैं इस बैठक में मौजूद रहे। तो आज सर्वदलीय बैठक जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में की गई। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ रजनीश पांडे, स्टेट हेड, जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, कितना महत्वपूर्ण रहा ये बैठक, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? पूरे प्रदेश में
जी, तो आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी के नेता जो हैं वो मौजूद रहे। शीतकालीन सत्र जो कि कल से शुरू हो रहा है और इसी को लेकर ये चर्चा हुई और सदन को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए इस पर इस बैठक में जोर दिया गया। आपको बता दें विपक्ष के नेता भी जो है इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा शीतकालीन सत्र को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए इस पे चर्चा की गई। सभी नेता सभी विपक्ष के नेता भी जो है इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। काफी अहम माना जा रहा है ये बैठक। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ रजनीश पांडे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई और कितना महत्वपूर्ण रहा ये सर्वदलीय बैठक? हाँ, देखिए प्रज्ञा, ये एक परंपरा है, संसदीय परंपरा है कि सत्र के पहले एक सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें दलों के नेता लोग शामिल होते हैं और तय एजेंडा होता है कि किस इशू पे विधानसभा चलाना है। उसमें बातें होती हैं और चूंकि नेता प्रतिपक्ष रहते हैं और जितने भी दल के विधायक होते हैं उनके एक एक सीएलपी के नेता होते हैं जो अपनी पार्टी का अगुवाई करते हैं विधानसभा में। तो यही हुआ कि 19 से 24 तक चलाना है, क्या क्या मुद्दा होगा, क्या सार्थक मुद्दा होगा, कैसे क्या होगा। मैंने कहा कि एक रवायत रही है, परंपरा रही है। हालांकि जो इंडिया वाइज के पास जो खबर है कि देखिए मंडे से सीरियसली डिस्कशन होगा क्योंकि कल एक सिटिंग एमएलए की मृत्यु हुई है, उसके बाद शोक सभा होगी, कल विधानसभा स्थगित हो जाएगा। शनिवार को चलाना नहीं है, अब चलाना है मंडे को। तो माना जा रहा है कि वंदे मातरम पे सरकार बहस कराना चाह रही है, विपक्ष इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए हमेशा वही परंपरा रहती है कि सदन में विपक्ष का हंगामा होता है और हंगामे के चलते सदन हंगामे की भेंट चल जाता है। तो वही मामला है और जो भी होगा सबसे पहले मैं बिल्कुल। लेकिन रजनीश जी, अगर बात की जाए कि जिस दौरान ये सर्वदलीय बैठक हुई तो जो विपक्षी पार्टी थे उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी इस सभी बैठक को लेकर? देखिए उन्होंने साफ कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर ये लोग काम किए हों, तो जाहिर तौर पर हम विपक्ष की रोल अदा करेंगे। वहीं सरकार के लोगों ने कहा कि इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर सरकार का घेराव करना चाहते हैं, वहाँ ये लोग बुरी तरीके से फेल है। लेकिन रजनीश जी, क्योंकि इस बार जो शीतकालीन सत्र है वो सिर्फ 19 से 25 तक या 24 तक चलने वाला है, इतना कम ड्यूरेशन क्यों? इसको लेकर क्या विपक्षी पार्टियों ने कोई सवाल उठाया? देखिए विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार सदन में सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, सवालों से भगना चाहती है, जिम्मेदारी तय नहीं करना पाती अपने अधिकारियों को। तो एक विरोध है विपक्ष की तरफ से। इस सत्र और बैठक का आम जनता पर क्या असर हो सकता है? देखिए जो सदन में सवाल होते हैं वो जन सरोकार के मामले को लेके ही सवाल पूछे जाते हैं और वो माना जाता है कि जो भी सदन में बातें होगी, अनपटल बातें होगी, वो जनता के बीच जाएगा। तो जनता को ही उम्मीद है तो कुछ हमारे लिए कुछ विधेयक लाए जाएंगे जन सरोकार से, जनहित के, किसानों से, बेरोजगारी, तमाम ऐसी प्रदेश में समस्या है जिसको लेकर विपक्ष भी हमला करता रहा है। बिल्कुल रजनीश जी, तो कितना इम्पोर्टेंट माना जाए ये सर्वदलीय बैठक? क्या सुचारू रूप से चलने दिया जाएगा? इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया? देखिए दावा तो जरूर किया जा रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। जो भी होगा मैं पहले ही बताया कि इंडिया वाइड पर सबसे पहले सबसे तेज हमारे दर्शकों। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश पांडे इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा जिला मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने यमुना एक्सप्रेसवे दुर्घटना पर बताया कि 16 दिसंबर की सुबह दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 19 लोगों की मृत्यु हुई है। 4 लोगों के शवों की पहचान हो गई है, बाकी लोगों के शवों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के सभी मानक होने चाहिए। लोगों से भी अनुरोध किया गया कि गाड़ी की स्पीड का ध्यान रखा जाए। तारीख की सुबह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी जिसमें 8 बस और 2 छोटी कारें पूरी तरीके से जल गई थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 19 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है जिसमें 4 लोगों के शव पहचाने गए हैं। बाकी के लोगों के सैंपल डीएनए सैंपल लिए गए हैं, मैच कराए जा रहे हैं। लगभग सारे उसकी मैपिंग हो गई है जहाँ जहाँ से लोग चले थे और इसमें लगभग 90 लोग घायल भी हुए हैं जिसमें अधिकांश डिस्चार्ज होकर के अपने अपने घरों को चले गए हैं। 6 लोग हैं जिनका भी इलाज चल रहा है। इसके घटना दोबारा ना हो,
कल से ही यमुना एक्सप्रेस वे ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी एक्सप्रेस वेज पे दिशा निर्देश लागू किए हैं कि कन्वॉय बना के चलाया जाए, ज़्यादा विजिबिलिटी लो हो तो वाहनों को रोका जाए, जो भी बनाया गया है लेवाई एरिया। इसके अलावा जगह जगह कैमरे लगाए जाएं और आपने देखा होगा जो रिफ्लेक्टर हैं वो किन्हीं कारणों से झाड़ी आदि बढ़ जाने के कारण, पेड़ की डाल बढ़ जाने के कारण वो छुप गए थे, उनकी भी कटाई छटाई हो रही है। कल रोड सेफ्टी का जो ऑडिट है वो गुड़गांव मानेसर की टीम ने पूरा किया था। इसके अलावा एडीएम ई साहब जांच कर रहे हैं, जिसमें 4 सदस्यीय टीम है और यमुना अथॉरिटी के, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के और जो यमुना ये रोड है, यमुना एक्सप्रेस वे है, उसके कंसेशनायर के भी लोग शामिल किए गए हैं। और देखिए मतलब जिस तरीके का एक्सप्रेस वे है और इस पे जिस तरीके से वाहनों का लोड है, तो उस पे सुरक्षा के सारे जो ऑप्टिमम मानक हैं वो होने चाहिए और केवल एजेंसीज की ही जिम्मेदारी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि हम लोग भी रोड पे चलते हैं तो हमारे ड्राइवर की और जो गाड़ी चला रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है कि किस तरीके का मौसम है, क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा जब घर से अपने चलें, वाहन में बैठें तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा ड्राइवर किस स्पीड में चला रहा है, किस तरीके की परिस्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी मिलकर के और एजेंसीज मिलकर के एक अपने लिए, स्वयं के लिए एक गाइडलाइन तय करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि इस तरीके की दुर्घटना न। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अमेठी कस्बा स्थित बाईपास पर रखी एक फॉर्चून की गुमटी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की लपेट में आकर दुकान में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया है। घटना की जानकारी दुकानदार को उस समय हुई जब वो सुबह टहलने के लिए निकला था। पीड़ित दुकानदार एक आंख से देख नहीं पाता और पैरालाइज भी है, जिससे उसकी हालत और दयनीय हो गई है। आग से उसकी आजीविका पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। दुकानदार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो अमेठी का ये पूरा मामला है जहां एक दुकानदार के दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। दुकानदार ने प्रशासन से गुहार लगाई है। अपनी दयनीय स्थिति की वजह से उसका रोजी रोटी जो है वो बंद हो गया है और इसे लेकर उसने प्रशासन से गुहार लगाई है। दुकान में रखा पूरा सामान जो है वो जलकर राख हो गया है। हालांकि अभी तक आग किस वजह से लगी है इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन भीषण आग लगने की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जो है वो जलकर राख हो गया है, जिससे दुकानदार जो है उसने प्रशासन से गुहार लगाई है। मदद की गुहार जो है वो प्रशासन से इस दुकानदार ने लगाई है। अज्ञात कारणों से दुकान में भीषण आग लगी। सुबह टहलते वक्त दुकानदार को इस आग के बारे में पता लगा। जब तक वो वहां पहुंचता तब तक दुकान जो है वो जलकर राख हो चुका था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमे में फैसला आ गया है। आपको बता दें, कोर्ट ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह मुकदमा भड़काऊ भाषण से संबंधित है, जिसे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने शहर कोतवाली में 2 अप्रैल 2019 को दर्ज कराया था। तब आजम खां पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि 29 मार्च 2019 को आजम खान ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भाषण दिया था। इसकी वीडियो प्रसारित की गई थी। उसमें आजम खान लोगों को तत्कालीन जिला अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़का रहे थे। उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसकी जांच पूरी कर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। 2/4/2019 को फैसल खान लाला द्वारा एक एफआईआर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ इन आरोपों के तहत दर्ज कराई गई थी कि 29/3/2019 को मोहम्मद आजम खान ने पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान सपा कार्यालय पर
भड़काऊ भाषण दिया और लगातार भड़काऊ भाषण चुनाव के दौरान दे रहे थे। खास तौर से जिले के उस समय के 4 अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे थे, अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे और लोगों को उनके खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे थे, ऐसा आरोप फैसल खान लाला द्वारा लगाया गया। नहीं, अभियोजन ने अपनी ओर से 6 गवाह इसमें पेश किए थे, लेकिन अपने मामले को अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। इसीलिए माननीय न्यायालय ने मोहम्मद आजम खान साहब को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया है। 2/4/2019 को फैसल खान लाला, जो उस समय कांग्रेस के नेता थे, अब आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने धारा 505(1)(b), 505(2) IPC और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत थाना कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, आजम खां को ये बड़ी राहत जो है वो कोर्ट से मिली है, किस मामले में उन्हें बरी किया गया है? तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को ये बड़ी राहत जो है वो कोर्ट से मिली है। भड़काऊ भाषण मामले में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये बड़ी राहत जो है वो आजम खां के लिए माना जा सकता है। उनके खिलाफ जो भी भड़काऊ भाषण को लेकर जो भी केस दर्ज किए गए थे, उस मामले में उन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत जो है इस केस में मिली है। तो भड़काऊ भाषण केस में आजम खां को बरी कर दिया गया है। पुलिस ने आजम खां के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, जिसके बाद पूरी जांच हुई और उसी मामले में आज आजम खां को बरी कर दिया गया है। तो सपा नेता आजम खां को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, आजम खां के लिए आज एक बड़ी राहत जो है वो मानी जा सकती है। भड़काऊ भाषण मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है, और किन किन मामलों में उन्हें बरी किया गया है? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल वर्ष 2019 में, अप्रैल 2019 में ये आजम खान के द्वारा जो कभी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हुआ करते थे फैसल खान लाला, कांग्रेस नेता हुआ करते थे उस वक्त, लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी में है, उन्होंने ये मुकदमा जो था आजम खान पर दर्ज कराया था। उन्होंने उसमें आरोप आजम खान पर ही लगाया था कि आजम खान ने यहाँ के जो डीएम एसपी थे, एसडीएम्स थे और भी जो कुछ अधिकारी थे, उन पर कुछ इस तरह के आरोप लगाए थे इन्होंने कि जिस तरह से आजम खान ने उन लोगों को जो भड़काऊ भाषण दिया था, यानी कि वोटरों के लिए भी जो उकसाने वाले बयान थे, वो बयान देने का आजम खान पर आरोप लगा था। और आजम खान का यही कारण था कि आजम खान पर जो ये मुकदमा दर्ज हुआ था। पूरे मामले की विस्तार से जो थी जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल होने के बाद में जो अभियोजन पक्ष थे, आजम खान के पक्ष की जो वकील हैं नासिर सुल्तान, उनका कहना है कि अभियोजन पक्ष इसमें साक्ष्य सबूत पेश नहीं कर पाया और ठोस जो उनके पास साक्ष्य थे वो कोर्ट में पेश ना होने के चलते आजम खान को आज इस मामले में बरी किया गया है। तो आजम खान को के लिए ही नहीं, बल्कि जो आज का दिन है, यानी कि जो आजम खान के चाहने वाले लोग हैं और आजम खान को प्यार करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी आज का दिन जो था वो बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस मामले में आजम खान को आज बरी किया गया है। तो कहीं ना कहीं आजम खान पर जब हमने आजम खान के वकील से बात करने की कोशिश की, नासिर सुल्तान का कहना है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें अभी मामला पेंडिंग चल रहा है, लंबित चल रहा है, और कुछ मामले ऐसे हैं, तकरीबन 1 दर्जन मुकदमे से ज्यादा मामले में आजम खान जो है उसमें बहुत बारीकी से जांच चल रही है। और 12 से बिल्कुल सुरेश, लेकिन भड़काऊ भाषण मामले में बरी कर दिया गया, ये बड़ी राहत जो है समाजवादी नेता आजम खां को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।